हाँ जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। शुरू करें अपना आज का सेशन इन कंटिन्यूएशन टू आवर प्रीवियस सेशन है, जिसमें हमने इनकम टैक्स की अमेंडमेंट्स करी थी फॉर सीए इंटरमीडिएट फॉर मई 25 अटेम्प्ट। उसमें हमने कैपिटल गेन को छोड़ के बाकी टॉपिक्स कवर कर लिए थे। आज हम इसमें कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं? कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में जो भी सीए इंटरमीडिएट के लिए मई 25 के लिए अमेंडमेंट्स हैं, आज हम उनको कवर करने वाले हैं। इसका हमने सेपरेट वीडियो क्यों रखा था? क्योंकि इसमें काफी अमेंडमेंट्स हैं। काफी अमेंडमेंट सर कैसे हैं? टैक्स रेट ही काफी के चेंज हो गए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पहले स्टैंडर्ड था 20% और डबल वन टू ए का था 10%। अब स्टैंडर्ड हो गया सबका ही 12.5%। सर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जनरली तो नॉर्मल इनकम में मेरी जुड़ जाता, अगर स्लैब रेट है तो स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स लग जाएगा। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो 111A का था, उसमें हमने पढ़ा था 15% टैक्स लगता है। स्क्रीन शेयर करते हैं आपके साथ और साथ साथ अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू रखते हैं। चलो बच्चों, इन जनरल हमने बच्चे क्या पढ़ा था कैपिटल गेन में, क्योंकि अमेंडमेंट्स कैसे कैसे आई हैं। एक तो जो बहुत इंपॉर्टेंट डेट आपको याद रखनी ही है, 23 जुलाई 2024। सर ये डेट क्यों याद रखनी है? अगेन जो हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस करा था, हमेशा बजट वैसे तो कब आता है? 1 फरवरी को एवरी ईयर बजट आ जाता है। पर जिस साल इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन मीन सेंट्रल गवर्नमेंट के, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर जी चूज होते हैं, उस साल दो बारी बजट आता है। एक तो 1 फरवरी को तो आएगा ही आएगा, प्लस इलेक्शन के बाद जब रिजल्ट डिक्लेयर होते हैं, जौन सी भी पार्टी पावर में आती है वो दोबारा से ही बजट लाती है। अगर सेम पार्टी भी आ जाए तो वो भी लाएगी। तो जिस साल बजट आता है उस साल एक तो फाइनेंस बिल वन आता है, और आफ्टर इलेक्शन क्या आता है? फाइनेंस बिल टू आता है। तो आफ्टर इलेक्शन भी लास्ट ईयर, क्योंकि इलेक्शन ईयर था, तो उस साल एक तो 1 फरवरी को बिल आया, और इलेक्शन के बाद 2 फरवरी को भी, सॉरी 2 फरवरी नहीं, इलेक्शन के बाद सेकेंड जो फाइनेंस बिल आया वो 23 जुलाई 2024 को आया। ये डेट याद रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस डेट को जब बजट आया, बजट किसने पेश करा? हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने जब ये बजट पेश करा, तो उन्होंने जब, क्योंकि इस दिन को पेश करा, तो उन्होंने कहा आज मैं बजट ला रही हूं, कई चेंजेस ऐसे हैं जो आज से ही एप्लीकेबल होंगे। अगर आपने आज से पहले वो कोई ट्रांजैक्शन कर ली तो पुराने प्रोविजंस ही लग रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल डिटेल में तो सब पढ़ते हैं, लाइक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे जो टैक्स है नॉर्मल प्रॉपर्टी वगैरह के, लैंड और बिल्डिंग पे, अंडर सेक्शन 112, नॉट 112 ए, अभी मैं 112A की नहीं बात कर रहा हूं, मैं 112 की बात कर रहा हूं। पहले उस पे लगता था 20% विद इंडेक्सेशन बेनिफिट। तो अब उन्होंने क्या कर दिया, इस दिन को जब बजट लाए उन्होंने कहा 12.5% लगेगा विदाउट इंडेक्सेशन। और साथ में ये बोल दिया गया कि अगर किसी ने ट्रांजैक्शन इससे पहले कर ली, सपोज 22 जुलाई से कर ली, तो 22 जुलाई को भी तो किसी ने अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी हो सकती है ना, तो उसके ऊपर तो एक ही रेट लगेगा 20% विद इंडेक्सेशन। अगर किसी ने ऑन 23 जुलाई और आफ्टर 23 जुलाई करी, तो उसके ऊपर रेट लगेगा 12% विदाउट इंडेक्सेशन। बात समझे? अभी सब लीगल प्रोविजंस में आएंगे, हमारे पेज कहाँ कहाँ चेंज हुए हैं मैं आपको सब लिखवाऊंगा। जो भी हमने लास्ट में क्लासेस में, लास्ट बैचेस में करा हुआ है, उसमें आपको कहाँ कहाँ क्या क्या चेंज करना है वो तो मैं आपको सब लिखवाऊंगा। उन्होंने क्या करा मैं आपको ये बता रहा हूँ, दो चीजें लाई। 23 जुलाई 2024 डेट रटी याद बिल्कुल हो जानी चाहिए आपको, ये वाली डेट याद। इन्होंने क्या करा, एक तो प्रोविजन आगे बिफोर 23 जुलाई 2024, एक प्रोविजन आ गया आफ्टर, ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024। अब उन्होंने क्या बोला? बिफोर 23 जुलाई मीन्स 22 जुलाई तक। उन्होंने बोला कि अगर तो किसी ने, अब सपोज अपनी प्रॉपर्टी की बात कर लो, प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी 22 जुलाई 2024 को, और वो प्रॉपर्टी कैसा एसेट थी? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट थी। तो एक तो इसमें इंडेक्सेशन भी लगाएंगे, मीन जब हम माइनस करते हैं तो इंडेक्सेशन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ही माइनस करेंगे, क्यों हम करते थे ना, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ट्रांसफर। उसके बाद हम जो भी बचती थी बैलेंसिंग फिगर, उसमें से इंडेक्सेशन कॉस्ट माइनस कर देते थे अगर लॉन्ग टर्म था। तो इधर तो अभी भी वही प्रोविजन है, हमें दोनों प्रोविजन याद रखने हैं। तो और गेन पे 20% टैक्स लग जाएगा। पर कहते हैं अब ऑन, या तो 23 जुलाई को अगर किसी ने ट्रांसफर करा, या आफ्टर 23 जुलाई, प्रोविजन चेंज हो गया, प्रोविजन चेंज हो गया बच्चे। अब वो कहते हैं जो ये इंडेक्सेशन है ये नहीं मिलेगी।
सर इंडेक्सेशन नहीं मिलेगी तो मेरा गेन ज्यादा आ जाएगा। सपोज पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 1 करोड़ थी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 10 लाख थी, लेकिन इंडेक्सेशन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो हो जाती थी 40 लाख। तो मेरा गेन कितने का आता था? 60 लाख का। 60 लाख के ऊपर 20% टैक्स लग जाता था। पर सर अगर इंडेक्सेशन नहीं देंगे तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 1 करोड़, सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस होगी, चाहे मेरा एसेट लॉन्ग टर्म क्यों नहीं हो गया है। तो सर माइनस करा इंडेक्सेशन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, वो कॉस्ट ऑफ सॉरी इंडेक्स तो माइनस ही नहीं करनी, सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस होगी, यानी कि 10 लाख। तो मेरा गेन कितना आ गया? 90 लाख। सर मेरा गेन 90 लाख आ गया तो इसका मतलब मेरे को टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा? नहीं, यहाँ पे निर्मला सीतारमन जी ने एक और चेंज करा, कहते हैं आपका गेन ज्यादा आएगा तो मैं टैक्स रेट कम कर देती हूँ। 12.5% मैं क्या कर देती हूँ? टैक्स रेट कर देती हूँ। बात समझ आई? तो सर कैलकुलेट करो, 90 लाख का 12.5% कितना आता है? सर 90 लाख का 12.5% आता है 11.25 लैक्स। और 60 लाख का 20% कितना आता है? 12 लाख। सर इधर टैक्स ज्यादा आ रहा है, इधर कम आ रहा है, तो ये बेनिफिट हुआ। बात समझे? पर ये डेट याद रखनी जरूरी है कि इस डेट से पहले क्या होता था, वो तो जैसे हमने पहले पढ़ा था वही हो रहा है। इस डेट पर या इस डेट के बाद सर क्या ट्रीटमेंट हो रहा है, चाहे मेरा एसेट लॉन्ग टर्म है पर उस पर टैक्स रेट कम हो गया, 20% से 12.5% हो गया, लेकिन इंडेक्सेशन का बेनिफिट हट गया। जिस दिन ये लेकिन ये बजट आया, बहुत शोर मचा। आपको तो लग गया मैंने एग्जांपल ही क्योंकि ऐसा ले लिया कि 12.5% से मुझे क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। तो जिस दिन ये बजट आया उसके बाद अगर आपने तब देखा हो, ये इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे आप पे एक राघव चड्ढा जी हैं एमपी, उनकी एक वीडियो बड़ी वायरल हुई जिसमें उन्होंने बोला कि नहीं ये इंडेक्सेशन हटाने से आम लोगों को बहुत नुकसान होएगा, तो ये वाला जो बेनिफिट है इंडेक्सेशन का तो देना ही देना चाहिए। कैसे? अभी एक तौर पे एग्जांपल पे ले लेते हैं। मानो ये सेम प्रॉपर्टी 1 करोड़ की बिकी, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन तो आ गई 1 करोड़, माइनस एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ट्रांसफर मानो कुछ भी नहीं थे, तो अमाउंट मेरी 1 करोड़ ही बची। और मेरी माइनस क्यों आएगी? इंडेक्सेशन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर एग्जांपल मेरी थी 40 लैक्स, और उसको इंडेक्स करके, इंडेक्स किसी भी हम करके, सपोज मान लो वो इंडेक्सेशन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्योंकि वो बढ़ती है वो आ गई 80 लाख रुपया। तो सर यहाँ पे कितनी अमाउंट बची? सर अमाउंट बची 20 लाख रुपया। ये मेरा क्या हो गया? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और मानो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कोई नहीं थी, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया 20 लाख। इस पे कितना परसेंट टैक्स लगेगा? 20%। 20 लाख का 20% कितना हुआ? 4 लाख। तो टैक्स कितना लगा? 4 लाख। ये मैं कब की बात कर रहा हूं? बिफोर, डेट बोल लो, डेट डेट याद होनी चाहिए, 23 जुलाई 2024। तो उसमें तो इंडेक्सेशन कॉस्ट भी हमने करी और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 20% लगाया। पर अगर यही सेम प्रॉपर्टी ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024 सेल हुई होती, तो सर क्या करते? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन अगेन सेम 1 CR, माइनस एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ट्रांसफर कुछ भी नहीं, जो बचा 1 CR, माइनस इंडेक्सेशन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और ओनली कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सर ये आप 23 जुलाई के बात कर रहे हो तो सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस होगी, इंडेक्सेशन तो करनी ही नहीं। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मेरी कितनी थी? 40 लैक्स। तो सर अब कितना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया? सर 60 लैक्स। टैक्स रेट चेंज हो चुके हैं ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024। आपके लिए साल कौन सा रेलेवेंट है? लास्ट क्लास में हमने करा था, कौन सा साल रेलेवेंट है? प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर 24-25, तो ये उसी में फॉल कर रहे हैं। तो आपको दोनों रेट याद रखने हैं, डेट भी याद रखनी है। क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना है कौन सी डेट को ट्रांसफर हुआ है। हम हमेशा कैपिटल गेन का चार्जिंग सेक्शन पढ़ा था हमने। चार्जिंग सेक्शन में था कि कैपिटल गेन ऑन दी ट्रांसफर, ट्रांसफर वर्ड को बहुत फोकस करा था, तो हमें देखना है ट्रांसफर कब हो रहा है। तो ट्रांसफर सर अगर इस दिन के बाद हो रहा है तो 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन, ट्रांसफर 23 जुलाई के पहले हो रहा है तो 20% विद इंडेक्सेशन। तो सर इस पे लगाएं अब 12.5%। तो 60 लाख का 12.5% करो, कितना बन गया? 7.5 लाख। 7.5 लाख रुपया टैक्स बन गया। यहां ज्यादा आ गया। तो इस पे बहुत वो हंगामा हुआ यार, ये इंडेक्सेशन हटा के तो नुकसान है, क्योंकि फर्स्ट एग्जांपल में हमने देखा फायदा हो रहा है तो हम तो खुश हो गए। पर नहीं, जरूरी नहीं हर उसमें फायदा होए। तो सरकार ने ये प्रोविजन बिल लाए, बजट लाए, बजट जब दोनों हाउसेज में पास हो जाता है और प्रेसिडेंट की असेंट आ जाती है तभी वो एक्ट बनता है। अभी सिर्फ बजट आया था,
तो इस पे बहुत डिबेट हुआ कि यार ये तो नुकसान हो गया, कि पहले तो हम इंडेक्सेशन करते थे तो कम टैक्स लगता था, अब तो सरकार ने इंडेक्सेशन ही हटा दी, हमें तो टैक्स ज्यादा लगेगा। बात यहां तक समझ आई? कंसेप्ट में कुछ नहीं हिला, बस ये हिला कि इन लॉन्ग टर्म पे पहले इंडेक्सेशन मिलती थी, अब इंडेक्सेशन नहीं मिलेगी। पहले इंडेक्सेशन मिलती थी सर, अब इंडेक्सेशन नहीं मिलेगी। इंडेक्सेशन नहीं मिलेगी तो ओरिजिनल कॉस्ट ही माइनस होगी, बस उस पर टैक्स रेट जो है वो कम लग गया। बात समझ आई? तो इस पे क्योंकि इतना ही डिबेट हुआ, तो सरकार ने अपना डिसीजन अमेंड करा। लॉ एज इट इज रखा, देखो लॉ में कोई चेंज नहीं करा, अभी भी सरकार कहती कैपिटल गेन ऐसे ही कंप्यूट होएगा। टैक्स रेट 12.5% ही लगाएंगे, लाइक अगर ऊपर वाला भी 12.5% के हिसाब से कम आ रहा था, जब कम आ रहा है तो कम दो। पर सरकार ने ऑप्शन दे दिया, कहते हैं अगर 12.5 से मेरा टैक्स रेट ज्यादा आता है, लाइक हमारे केस में 12.5% लगाने से टैक्स कितना आ रहा है, 7.5 लाख, तो सरकार कहती मैं उसको कितना रिस्ट्रिक्ट कर दूंगी, अगर 20% मेथड लगाते इंडेक्सेशन का बेनिफिट देकर, तो जितना टैक्स उसमें आता उसको मैक्सिमम रिस्ट्रिक्ट वहां तक कर देंगे। मींस टैक्स कैलकुलेट 7.5 लाख हो रहा है, पर आपको पे कितना करना पड़ेगा, 4 लाख तक ही। 4 लाख कैसे आया, पहले पुराने मेथड के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लो, कि जो लॉ एग्जिस्ट करता था इमीडिएटली बिफोर 23 जुलाई 2024, उसके अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेट कर लो। अगर तो ये टैक्स ज्यादा होता, सपोज ये वाला टैक्स होता 8 लाख रुपया, तो मैं आपसे 7.5 लाख ही लेती, ऑब्वियसली आप भी कम दे के खुश हो। पर लाइक हमारे केस में टैक्स आ रहा है यहाँ पे 4 लाख, तो कहते हैं कोई बात नहीं, तो 4 लाख ही, मैंने आपको ये बेनिफिट दे दिया। तो सर इसका मतलब क्या हुआ लाने का, एक तो ये बेनिफिट दिया किसको, सबको नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ को दिया। मींस हमने इतने सारे पर्सन करे थे, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी कंपनी, बीओआई, एओपी सारे करे थे, उनको नहीं दिया। कहते अगर उन केस में उस किसी कंपनी ने ये प्रॉपर्टी बेची होती तो उसको तो 7.5 लाख रुपया ही टैक्स देना पड़ता। ये बेनिफिट दिया किसको है, सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ को ये बेनिफिट दिया है। एक तो ये बात समझ आई सर। और सब एसेट में नहीं दिया, एसेट तो कोई भी लॉन्ग टर्म हो सकता था, आपका फिजिकल गोल्ड पड़ा है वो भी लॉन्ग टर्म हो सकता था। कहते सिर्फ सिर्फ लैंड और बिल्डिंग, और दोनों हो सकती हैं, सिर्फ लैंड भी हो सकता है या सिर्फ बिल्डिंग भी हो सकती है या बोथ भी हो सकते हैं। और किसको, मतलब फर्स्ट कंडीशन होगी इंडिविजुअल एचयूएफ होना चाहिए, सेकंड लैंड और बिल्डिंग और बोथ होनी चाहिए, थर्ड कंडीशन एक और भी दिया है, कहते हैं ये लैंड और बिल्डिंग इंडिविजुअल ने एक्वायर कब करी होनी चाहिए, कहते हैं एक्वायर उसने 23 जुलाई 2024, जिस दिन बजट आया था उससे पहले एक्वायर होनी चाहिए। ऑब्वियसली ट्रांसफर तो उसके बाद ही हो रही होगी, क्योंकि अगर ट्रांसफर भी 23 जुलाई के पहले होगी तो 20% वाला क्लॉज ही लग रहा है विद इंडेक्सेशन। और 23 जुलाई 2024 के बाद में अगर वो ट्रांसफर हो रही है पर एक्वायर इससे पहले होगी थी, और अगर वो लॉन्ग टर्म है, तो सर उसको हम कह देंगे 12.5% और 20% विद इंडेक्सेशन, विच एवर इज लोअर वो वाला टैक्स दे दो। धीरे धीरे चलते हैं, समझ आया आपको कि सरकार ने लॉ चेंज कर दिया। अब सरकार ने कहा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट में, किसी भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट पे आपको इंडेक्सेशन नहीं मिलेगी, टैक्स रेट उसका 12.5% हो जाएगा। पहले तो ये बात फुल स्टॉप, 20% वाला प्रोविजन एकदम से सरकार ने हटा दिया। फिर इस पे काफी डिबेट हुआ, लोग कहते हैं इससे तो हमें नुकसान है, तो सरकार ने 20% वाला प्रोविजन एज सच रिस्टोर नहीं करा। सरकार कहती मैं टैक्स को, सिर्फ टैक्स को कब तक रिस्ट्रिक्ट कर दूंगी, इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए, वो भी सिर्फ हर एसेट के लिए, लैंड और बिल्डिंग और बोथ के लिए। एक्वायर वो 23 जुलाई 2024 से पहले होनी चाहिए, तो इन दोनों में से जो लोअर टैक्स आएगा वो पे कर दे। सर सिर्फ टैक्स की बात करी, इनकम की बात नहीं करी, आज की डेट में थोड़े वर्ड्स पे फोकस जरूर रखना। सर इनकम की नहीं बात करी, सर इनकम कितने हेड्स में डिवाइडेड होती है, 5 हेड्स में डिवाइड होती है। कौन कौन से 5 हेड, जल्दी बोलो, सैलरीज, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीपीपी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेस। सर अब मानो ये मैं बात कर रहा हूं बिफोर 23 जुलाई 2024 की, ये मैं बात कर रहा हूं ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024 की। सर मान लो इस बंदे की कोई सैलरी नहीं थी,
कोई हाउस प्रॉपर्टी से इनकम नहीं थी, कोई पीजीपीपी से इनकम नहीं थी, कोई अदर सोर्सेज से इनकम नहीं थी, पर कैपिटल गेन तो हुआ। सर इस केस में कैपिटल गेन कितना हुआ? इस केस में कैपिटल गेन कितना हुआ सर? सिर्फ और सिर्फ 20 लाख। तो यहां पर तो कैपिटल गेन हुआ 20 लाख। सर यहां पे कैपिटल गेन कितना हुआ इनकम में? 60 लाख। सर कैपिटल गेन 60 लाख का हुआ है, वो टैक्स अलग बात है, मेरे को देना पड़ रहा है, तो यहाँ पे टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, मैं सिर्फ इनकम पूछ रहा हूं। दो चीजों में फर्क है, एक इनकम, एक उस इनकम के ऊपर टैक्स। सर इनकम तो मेरी 60 लाख की है, क्योंकि सरकार ने ये बोल दिया 23 जुलाई के बाद मैंने इंडेक्सेशन देनी ही नहीं। तो इंडेक्सेशन नहीं दी तो गेन कितना आया? 60 लाख आया। तो 5 हेड्स में वो कितना गया मेरा? इनकम तो 60 लाख ही गई, इनकम 60 लाख गई। अब सर इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करा था, कितना आया था? 4 लाख। यहां सर टैक्स कैलकुलेट करा 12.5% के हिसाब से, तो आया था 7.5 लाख। और लेकिन इधर चॉइस दे दी थी ये इंडिविजुअल एचईएफ को, मानो ये मिस्टर ए का ही केस है, तो और 4 लैक्स विच एवर इज लोअर, तो यहां भी टैक्स 4 लाख ही आया। सर फिर फर्क क्या रह गया? सरकार हटा ही देती, कि उधर बोलती नहीं कि 12.5% वाला कोई कंसेप्ट है, नहीं, 12.5% से एक तो कभी कभी टैक्स कम भी आ सकता है। सर दूसरा ना, सरचार्ज, सरचार्ज एक चीज बताई थी आपको। सर अगर इंडिविजुअल की इनकम जब 50 लाख से ज्यादा हो जाती है और 1 करोड़ से कम है, तो सरचार्ज कितना लगता था? 10%। सर इस केस में कोई सरचार्ज नहीं लगेगा, क्योंकि उसकी टोटल इनकम कितनी है? 20 लाख, जो कि 50 लाख से कम है, तो नो सरचार्ज। पर सर इस केस में उसकी टोटल इनकम 60 लाख ही कहलाएगी, तो इसके इधर सरचार्ज लग जाएगा 10%, यानी कि 40,000 तो सरचार्ज लग गया। तो टैक्स प्लस सरचार्ज इधर 4 लाख ही रहा, इधर 4,40,000 आ गया। यहां पे ये गवर्नमेंट गेम खेल गई। गवर्नमेंट ने कहा ओके रिवोल्ट हुआ, मैंने आपकी मानी, पर मैंने टोटल इनकम में 60 लाख ही जोड़ने दूंगी। तो यहां पे जब टैक्स प्लस सरचार्ज इतना आया, और अब क्या ऐड हो जाएगा? सेस एट द रेट ऑफ 4%। टैक्स नो डाउट मैंने आपको कह दिया ओके, पर सरचार्ज तो टोटल इनकम पे लगता है। टोटल इनकम आपकी अभी भी 60 लाख रही, क्योंकि जो मैंने आपको ये बोला, यहाँ पे टैक्स को कैलकुलेट कर लेना विच एवर इज लोअर, इनकम तो 60 लाख ही रहेगी, क्योंकि मैंने ये बोल दिया 23 जुलाई ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024 इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये बात समझ आई? ये तो बात होगी सर सेक्शन 112 के गेन की। सर 112 ये भी था एक, याद है? जब शेयर्स बेचते थे स्टॉक एक्सचेंज पे, जिसके परचेज के टाइम भी एसटीटी पे करा हो, जिसके सेल के टाइम भी एसटीटी पे करा हो, तो उस पे कंसेशनल रेट लॉन्ग टर्म लग जाता था 10% का। 10% का लॉन्ग टर्म पे रखता था। तो सर लेकिन उसमें हमने करा था अबव 1 लाख ही टैक्स लगता था। मीन्स अगर कोई मेरा गेन हुआ है 1.5 लाख का शेयर्स को बेच के और लॉन्ग टर्म, तो सर उसमें मैं 1 लाख तो हटा देता था, बाकी जो बचा 50,000 उस पर 10%, यानी कि 5,000 पे करता था। पर इसमें कोई भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता था। ये याद है, इसमें कोई भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता था। पर सरकार कहती छोड़ो, अब से 23 जुलाई से पहले तो आज भी यही प्रोविजन लगेगा। 23 जुलाई के बाद मैं धीरे धीरे यूनिफॉर्मिटी लाना चाहती हूँ, लोग कंफ्यूज ना आए। लोग कहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे कितना टैक्स है? हमने तो गूगल करा था, जिसको नहीं समझ और लिए मैंने, कोई कहता है 10% है, कोई कहता है 20% है। गलत दोनों ही नहीं, क्योंकि 20% है सेक्शन 112 का फॉर अदर एसेट्स, 10% था 112 ए का। तो सरकार कहती छोड़ो, मैंने अब आपको बोल दिया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का एक ही टैक्स रेट स्टैंडर्ड रहेगा, वो है 12.5%। चाहे आपने लैंड बेची चाहे बिल्डिंग बेची, ऊपर हमने देखा। इस केस में भी कहते गवर्नमेंट कहती 10% से हटा के 12.5% बढ़ा दिया। सरकार कहती कोई बात नहीं, मैंने टैक्स रेट भी कितना बढ़ाया? 25% बढ़ाया। तो इसमें एग्जेम्पशन की लिमिट भी 25% बढ़ा देती हूँ, 1,25,000 कर देती हूँ। पहले 1 लाख के ऊपर के गेन पे 10% टैक्स लगता था, अब 1,25,000 के गेन के ऊपर 12.5% टैक्स लगेगा। ये पूरे साल की लिमिट देखनी है, ये ना कर देना सर 23 जुलाई से पहले गेन कितना हो गया? 90,000, ओके नो टैक्स, क्योंकि 1 लाख से नीचे है। 23 जुलाई के सर बाद कितना गेन, गेन की बात हो रही है, 23 जुलाई के बाद कितना गेन हो गया? 1,10,000, ओके नो टैक्स। क्यों? ये तो गलत हो गया। नहीं सर, हमने तो ये ले लिया 23 जुलाई के बाद 1,25 होगी, और 23 जुलाई से पहले 90,000 थी, तो यहां तो 1 लाख तक माफ था, यहाँ 1,10,000 तक माफ है, और ये इस लिमिट में फॉल कर रहा है।
ये इस लिमिट में फॉल कर रहा है तो नो टैक्स। अरे नहीं भैया, पहले भी 1 लाख लिमिट पूरे साल की होती थी, तो अब भी 1,25,000 जो लिमिट है वो पूरे साल की है, तो पूरे साल का तो मेरा गेन हो गया 2 लाख। 2 लाख में से 1,25,000 क्या कर दो, माइनस कर दो। जो 75,000 का गेन बचा, 75,000 का गेन बचा, उस पे क्या लग जाएगा, आपका टैक्स लग जाएगा। सर ये 1,25,000 की जो डिडक्शन है, ये किसमें से पहले दें? सर पहले दें मतलब, सर 1,10,000 वाले गेन में से पहले माइनस करें, कि 90,000 में से पहले ये 1,25,000 की माइनस करें? लॉ ने इसके बारे में कुछ नहीं क्लियर बोला। पर ऑब्वियसली किस पे ज्यादा टैक्स लग रहा है? सर इस पे ज्यादा टैक्स लग रहा है, इस पे 12.5% के हिसाब से लग रहा है। तो हाँ, जब तक कोई क्लेरिफिकेशन नहीं आती, कल को गवर्नमेंट ने क्लेरिफिकेशन दे दी तो हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। जब तक कोई क्लेरिफिकेशन नहीं आती तो पहले ये वाला गेन की से पूरा ये सेट ऑफ कर दो। अभी भी कितने की एग्जेम्पशन बनी, 15,000 की, तो 15,000 इससे सेट ऑफ कर दो। कितना गेन बचा, 75,000, उस पर 10% का रेट लगा दो। क्योंकि मेरा टैक्स कम आएगा ना 75,000 पे, अगर मैं 10% लगाऊंगा, 75,000 पे 12.5 लगाऊंगा तो मेरा टैक्स ज्यादा आएगा। अभी तक गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कोई क्लेरिफिकेशन नहीं दी। तो गवर्नमेंट ने अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का रेट स्टैंडर्ड कर दिया, चाहे वो 112A का है, चाहे वो 112 का है 12.5%। 112A में एग्जेम्पशन लिमिट 1 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी, 1,25,000। सर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी होता था सर, जनरली तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मेरा नॉर्मल इनकम में जुड़ जाता था, अगर इंडिविजुअल है तो स्लैब रेट से टैक्स लग जाता था। पर सर एक था शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, याद है ना, वही सेम, इस शेयर्स जिसपे एसटीटी पे करा हुआ है, अगर हम वो बेचते हैं तो सर टैक्स रेट कितना लग जाता था, 15%। सर अब ये भी करके कब से, 23 जुलाई 2024, क्योंकि बजट आया था ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024, ये टैक्स रेट क्या चेंज हो गया, 20%, 15% से बढ़कर क्या हो गया, 20%। तो ये बात समझ आई। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A शॉर्ट टर्म, 112A लॉन्ग टर्म, और 112 लॉन्ग टर्म था फॉर लैंड बिल्डिंग प्रॉपर्टी अदर एसेट्स, ये हमने करे थे। इनमें ये चेंजेस समझ आए? सर बस यही चेंजेस है तो हम कर लेंगे। अरे नहीं नहीं, और सुनो, हमने करा था शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होता क्या है? सर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ना, 36 महीने से ऊपर तो कोई भी एसेट हो लॉन्ग टर्म है, पर आपने 3 लिमिट्स बताई थी, 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने। कौन सी लिमिट बताई थी? सर कोई एसेट 12 महीने से ऊपर हो जाए, होल्ड कर लिया हमने उसको, तो वो लॉन्ग टर्म हो जाता था। कोई कोई एसेट सर 24 महीने से ज्यादा रख लिया तो वो लॉन्ग टर्म हो जाता था। और सर कोई कोई एसेट 36 मंथ से ज्यादा के लिए अगर मैंने होल्ड कर लिया तो वो लॉन्ग टर्म होता था। सरकार ने अब कंफ्यूजन ही हटा दी। सरकार कहती छोड़ो, 36 मंथ्स वाला कंसेप्ट ही खत्म, ओनली 2 लिमिट्स रख दी, 12 मंथ्स एंड 24 मंथ्स। ओनली 2 लिमिट्स, 12 मंथ्स एंड 24 मंथ्स। पढ़ते हैं किसके लिए सर 12 महीने कर दिया, किसके लिए 24 महीने कर दिया, वो अब हम सब पढ़ने लगे हैं। बोलो इतनी सी बात समझ आई? सर कुछ कुछ एसेट्स ना आपने जो बताए थे, कि आपने कहा था वैसे तो ये पीरियड ऑफ होल्डिंग देखना है, पर कुछ एसेट्स आपने बताए थे जो हमेशा ही, जिनको मैं बेचूंगा मेरा गेन क्या होएगा, शॉर्ट टर्म। कौन कौन से एसेट्स हैं, याद करो, अभी दिखा दो देते हैं पर याद करो। सर डेप्रीशिएबल एसेट्स, बिल्कुल डेप्रीशिएबल एसेट्स का गेन हमेशा शॉर्ट टर्म होता था, चाहे उनका पीरियड ऑफ होल्डिंग जो मर्जी हो। सर स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड्स और मार्केट लिंक्ड डिवेंचर्स, सर हमेशा शॉर्ट टर्म होता था, इनका गेन हमेशा शॉर्ट टर्म होता था, स्पेसिफाइड म्यूचुअल टर्म फंड्स और मार्केट लिंक्ड डिवेंचर्स। अब दो दो चीजें सरकार ने और ऐड कर दी। क्या ऐड कर दी? अनलिस्टेड बॉन्ड्स और डिवेंचर्स। अनलिस्टेड बॉन्ड्स और डिवेंचर, सर इनका ट्रीटमेंट भी वही ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024 देखेंगे। अनलिस्टेड बॉन्ड्स और डिवेंचर्स, इनका गेन भी हमेशा शॉर्ट टर्म होएगा, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, ये सरकार ने नई डेफिनेशन ऐड कर दी उसमें। पढ़ना शुरू करें एक बारी, देखें मोटे मोटे चेंजेस आपको समझ आए तो आ जाओ। पुराने बच्चे पहले अपना पेज नंबर निकालो। पुराने बच्चे मीन जिनके पास आईसीआई का स्टडी मटेरियल है और उस पे लिखा हुआ है रेलेवेंट फॉर मई 2024 ऑनवर्ड्स, वो पुरानी बुक है। एंड आपको अब सजेस्टेड हमेशा यही रहेगी, आईसीआई के नई स्टडी मटेरियल ऑर्डर करो, बहुत अच्छी बुक्स बनाई हुई है उन्होंने। तो अब हम नए स्टडी मटेरियल के मैं आपको पेजेस बता रहा हूँ, और जो पुराने बुक्स हैं जिनके पास अगर आपको लग रहा है मैं तो उसी में चेंज करने हैं, तो कम से कम उधर तो चेंज करो ही करो। तो पुराने बच्चे पेज 3.358 खोल लो, और नई बुक का है पेज 3.359।
इधर बच्चों मैंने आपको जो मेरे साथ पुराने बैच ले चुके हैं, मैंने आपको बताया था इन केस ऑफ डेप्रीशिएबल, इधर लिखवाया था आपको पुराने में, इन केस ऑफ डेप्रीशिएबल एसेट्स, यूनिट्स ऑफ स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड्स एंड मार्केट लिंक डिबेंचर्स, देयर विल बी नो इंडेक्सेशन एंड कैपिटल गेन विल ऑलवेज बी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। पर अब इधर आपने एक ऐड कर लो, चाहे स्टिकी नोट लगा लो अपना, और ऐड क्या कर लो इधर आप, कि ऑन और आफ्टर, ये जरूर याद रखना है, ऑन और आफ्टर 23rd July 2024, unlisted bonds and unlisted debentures will also be short term, will also always be short term, ऑन और आफ्टर 23 जुलाई। हाँ, इससे पहले का ट्रीटमेंट अलग है। बोलो ये बात समझ आई? क्लियर है? अच्छा, अब इधर जो पुरानी बुक्स हैं उन्होंने आपने देखा होगा लॉन्ग टर्म के लिए ये कुछ नहीं लिखा होगा, पर अब इधर आ गया इन केस ट्रांसफर टुक्स प्लेस बिफोर 23rd July 2024, तो सर सेम ट्रीटमेंट जो हम पहले करते आ रहे हैं, सेम यही फॉर्मूला लिखा हुआ है। पर सर इफ ट्रांसफर टुक प्लेस ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024, अगेन कौन सी डेट याद रखो, बजट आया था इस दिन, तो सर उसमें क्या हो गया, लॉन्ग टर्म के लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेस एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू ट्रांसफर नेट सेल कंसिडरेशन। सर पहले हम करते थे इंडेक्सेशन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, सर अब बाद में अगर 23 जुलाई के बाद बेच रहे हो तो इंडेक्सेशन हट गया, ओनली कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड ओनली कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आएगी। बोलो समझ आ गया? क्लियर है? अब ऐसी सर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का, सर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो 111A वाला था, जो 111A वाला था, सर बिफोर 23rd July 2024 15% लगता था, सर ऑन और आफ्टर 23rd July 2024 20%। अब हमें ये क्वेश्चन में डेट देखना रेलेवेंट हो कि आप क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि उसने अपने शेयर्स बेच दिए 20 जुलाई 2024 को और वो शॉर्ट टर्म हुआ, तो सर मैं 15% उस पर टैक्स रेट लगा दूंगा। सर क्वेश्चन में लिखा है उसने अपने शेयर बेच दिए 20 अगस्त 2024 को और वो शॉर्ट टर्म है, तो सर 20% लग जाएगा। सिमिलरली सर हमने कि आईएफएससी वाला करा था, ये भी 15% से बढ़कर 20% हो गया फॉर शॉर्ट टर्म। बोलो क्लियर है? और जो अदर शॉर्ट टर्म होते थे वो तो नॉर्मल रेट पे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन राइजिंग ऑन ट्रांसफर ऑफ अदर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट वुड बी चार्जेबल एट नॉर्मल रेट। बोलो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसमें क्यों दिक्कत होगी, क्योंकि नॉर्मल रेट वाली ही चीजें हैं, हमने वो सब सेम नॉर्मल रेट मीन्स अगर इंडिविजुअल है तो स्लैब रेट लग जाएंगे, और अगर इंडिविजुअल कंपनी वगैरह है तो उनको उस अकॉर्डिंग टैक्स रेट लग जाएंगे। बोलो ये क्लियर? उसके बाद सर 1112A वाला, सर 1112A वाला इफ ट्रांसफर टुक प्लेस बिफोर 23 जुलाई तो 10%, इफ ट्रांसफर टुक प्लेस ऑन और आफ्टर 23 जुलाई तो 12.5%। और अब सर वो एग्जेम्पशन 1 लाख से बढ़कर 1,25,000 हो गई है। वो किस पे देंगे वो लॉ ने क्लियर नहीं करा कि पहले इसमें से देनी है कि पहले इसमें से, तो ऑब्वियसली जब तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आती मैं तो पहले इसी में से दूंगा, ताकि इस पे टैक्स रेट ज्यादा लग रहा है तो ये वाला मेरा गेन कम हो जाए, और जो बचेगा उसमें 10% लगा देंगे। हमने ये पढ़ा ही था, ये कब लगता है, अगर लिस्टेड इक्विटी शेयर्स है तो एसटीटी हैज बीन पेड ऑन एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ सच शेयर्स। यूनिट्स ऑफ इक्विटी शेयर्स है या यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट है, ये फाइनल में पढ़ना है हमने, इफ एसटीटी हैज बीन पेड ऑन ट्रांसफर, यहां यही फर्क था, यहाँ ओनली ट्रांसफर है या एक्विजिशन एंड ट्रांसफर है, ये हमने क्लास में जब हमने मेन अपनी क्लासेस करी थी तो अच्छी तरह देखा था। और मैं आपको बता चुका हूं पूरे साल की टोटल एग्जेम्पशन इन अ प्रीवियस ईयर कैन नॉट एक्सीड 1.25 लाख। क्लियर है? एंड सेम ये आईएफएससी वाला 10 से बढ़कर 12.5% हो गया। ये तो हो गया 1112 है, ये भी 10 से बढ़कर 12.5% हो गया। इस पे सर पहले भी नहीं इंडेक्सेशन मिलती थी, अब भी नहीं इंडेक्सेशन मिलेगी, पहले भी इस पे यही लॉ था सर। लेकिन जो 1112 वाला है उस पे सर पहले कितना लगता था, 20%, और हमने अलग अलग रेट रखे थे इसमें सर। क्या था, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज और शेयर ऑफ अ क्लोजली हेल्ड कंपनी, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज और शेयर्स ऑफ अ क्लोजली हेल्ड कंपनी। सर इसमें हमने क्या देखा था कि जो नॉन कॉर्पोरेट नॉन रेजिडेंट और फॉरेन कंपनी है उस पे 10% विदाउट द बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन एंड फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन, और अदर असेसिस 20% विद इंडेक्सेशन। सेम लिस्टेड सिक्योरिटीज में सर 10% विदाउट इंडेक्सेशन, 20% विद इंडेक्सेशन बेनिफिट, विच एवर इज मोर बेनिफिशियल। ये कौन सा था, अदर देन 112A वाला। सर इसको हमने बहुत डिटेल में क्लास में पढ़ा हुआ है, जब मेन क्लास, इसको मैं इसलिए नहीं बहुत डिटेल में बता रहा क्योंकि ये तो सेम ही प्रोविजन है, तो जस्ट आपको बता रहा हूं कि पहले भी यही था। तो सर लिस्टेड सिक्योरिटी तो 1112A में भी आती है। सर 1112A में कौन सी शेयर्स आते हैं जिसमें एसटीटी
एक्विजिशन के टाइम भी पे करा हुआ है और ट्रांसफर के टाइम भी पे करा हुआ है। सर कोई ऐसा शेयर है, जब मैंने खरीदा था तब तो वो लिस्टेड नहीं था, आज ट्रांसफर कर रहा हूं, अब वो लिस्टेड हो गया तो उस पर मैंने एसटीटी पे कर दिया, पर खरीदने के वक्त तो नहीं करा था, तो सर उस पर ये सेक्शन ही नहीं लग रहा, 112 है। तो सर उसके लिए मैं 112 लगा देता हूँ इधर, और उस पर ये दोनों ऑप्शन थे। पर आप खुद सोचो, आपको रेट तो ये अभी भी याद करने हैं, क्योंकि 23 जुलाई से पहले अगर 23 जुलाई से पहले अगर ट्रांसफर हुआ है तो आज भी यही रेट लगेंगे, क्योंकि आपका साल कौन सा है, प्रीवियस ईयर 24-25, आपके अटेम्प्ट के लिए मई 2025 के लिए प्रीवियस ईयर 24-25 है। तो सर आपको तो ये दोनों रेट याद रखने हैं। 23 जुलाई के बाद सरकार ने बहुत सिंप्लीफाई कर दिया, अभी देखते हैं। पहले 23 जुलाई से पहले क्या था, और अदर एसेट्स के लिए 20% विद इंडेक्सेशन, इतने अलग अलग रेट हम याद रखते थे, तो हमने चार्ट भी प्रॉपर बनाया था, उसमें देखा था। तो सर लेकिन 23 जुलाई के बाद कहते कुछ नहीं, लैंड और बिल्डिंग और बोथ पे इफ एक्वायर्ड बिफोर, आपको क्या था, एक्वायर्ड बिफोर, तो सर इंडिविजुअल एचयूएफ, और वो रेजिडेंट होने चाहिए, ये भी याद रखना। नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल है तो उसके लिए तो ये बेनिफिट नहीं दिया, उसके लिए सीधा सीधा क्या है, अगर ट्रांसफर टुक प्लेस आफ्टर 23 जुलाई, इंडिविजुअल तो है पर नॉन रेजिडेंट है, तो सर सिर्फ 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन पे टैक्स लग जाएगा। पर इसमें क्या है सर, वो रेजिडेंट है तो इंडिविजुअल है, पहले 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन से टैक्स कैलकुलेट कर लो। फिर देखो अगर पुराने प्रोविजन देते 20% विद इंडेक्सेशन, कौन सा सबसे कम होता, विच एवर इज मोर बेनिफिशियल, उसके अकॉर्डिंग टैक्स लग जाता इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए। लेकिन अदर असेसिस के लिए तो अब से एक ही रेट हो गया, 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। पर सर अगर लैंड और बिल्डिंग एक्वायर ही कब करी होती, ऑन और आफ्टर 23 जुलाई, तो सर 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन, 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। और इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट एलटीसीजी और ट्रांसफर ऑफ अनलिस्टेड सिक्योरिटीज और शेयर्स ऑफ अ क्लोजली हेल्ड कंपनी वुड बी टैक्सेबल एट 12.5%, उनके लिए भी सेम कह दिया, 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन एंड फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन। पहले क्या था, इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट, इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट 10% विदाउट द बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन, और 20% जो अदर असेसिस के लिए हम देखते थे 20% विद इंडेक्सेशन। सर अब सिर्फ एक ही रेट हो गया, 12.5%, ओनली वन रेट, 12.5%, कोई 10% नहीं याद रखना, कोई 20% आपको याद नहीं रखना। बोलो क्लियर है, ये सारे प्रोविजन आपके सेम है। अभी मैंने आपको जो लिखवाया उधर, इधर अभी अभी क्या लिखवाया आपको, कि यहाँ पे एक चीज ऐड करवाई, कि ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024 अनलिस्टेड बॉन्ड्स एंड अनलिस्टेड डिबेंचर्स का भी गेन हमेशा क्या होगा, शॉर्ट टर्म। तो ये एक पॉइंट इन्होंने इधर भी ऐड ऑन करा हुआ है, इन रिस्पेक्ट ऑफ बॉन्ड्स और डिबेंचर्स transferred before 23rd July, before 23rd July 2024, the resultant capital gain will be considered either long term or short term based on the holding period and taxed accordingly. If unlisted debentures or unlisted bonds are transferred on or after 23rd July 2024, the resultant capital gain will always be short term regardless of the period of holding, and indexation benefit is in any case not available even if transferred बिफोर 23rd जुलाई 2024, क्योंकि हमने पढ़ा था बॉन्ड्स और इंडेक्सेशन लॉन्ग टर्म हो सकते हैं, पर उन पे इंडेक्सेशन नहीं मिलती थी, एक्सेप्ट वो हमने लिखे थे पूरे कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स वगैरह, जो सॉवरन गोल्ड बॉन्ड्स वगैरह है उनको छोड़कर, बॉन्ड्स में तो इंडेक्सेशन पहले भी नहीं मिलती थी अगर वो लॉन्ग टर्म होते थे। पर कहते हैं पुराने बिफोर 23rd जुलाई 2024 तो आज भी सेम प्रोविजन है जो हमने पहले पढ़ा था। पर आफ्टर 23rd जुलाई 2024 क्या हो गया, अनलिस्टेड, अनलिस्टेड ये सर्कल अंडरलाइन अलग पेन से कर लिया करो, अनलिस्टेड डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स, और इधर अमेंडमेंट लिख लिया करो, अनलिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स जो हैं वो हमेशा ही शॉर्ट टर्म होंगे, तो इंडेक्सेशन की तो वैसे भी बात ही नहीं है। ये हमने क्लास में भी देखा था, 87A का रिबेट 112A के गेन के लिए तो अवेलेबल ही नहीं होता। अमेंडमेंट्स इसीलिए कह रहा हूँ नई बुक से पढ़ना बच्चे बहुत जरूरी है, क्योंकि वो क्वेश्चंस वगैरह आपके उस अकॉर्डिंग फ्रेम हुए होते हैं। बोलो इतनी सी बात क्लियर है। सर एक क्वेश्चन करें, एक क्वेश्चन करें, यहां मैंने आपको टैक्स रेट बता दिया, मैंने कहा अगर 23 जुलाई 2024 के बाद ट्रांसफर हुआ है तो 12.5% लगेगा। एक पेज नंबर खोलो, पेज 3.409 खोलो,
और इलस्ट्रेशन 8 देखो और उसके ऊपर इंपॉर्टेंट लिख भी लेना। चलो छोटा सा है, मेरे साथ ही पढ़ते हैं। मिस्टर ए कन्वर्ट्स हिज कैपिटल एसेट acquired for an amount of rupees 50,000 in June 2024 into stock in trade in the month of November 2023। कहते उसने क्या करा, converts its capital asset into stock in trade, conversion of capital asset into stock in trade हो गया। The fair market value of the asset on the date of conversion is 4,50,000। the stock in trade was sold for an amount of rupees 6,50,000 in the month of September 2024। यानी कि जो हमारा साल रेलेवेंट है 24-25 में। सर ये स्पेशल केस था, क्लास में भी हमने पढ़ा था, कंसेप्ट में कोई नहीं हिला रहा। मैं कह रहा हूं जब ऐसा होता था तो हमने पढ़ा था इस केसेस में दो इनकम हो जाती है, बिजनेस इनकम जब स्टॉक इन ट्रेड बेचते हैं हम, तो वो तो आ जाती है बिजनेस इनकम। एंड जब कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड हुआ, कैपिटल एसेट हट गया स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट हो गया, तो तब सर क्या आता है, कैपिटल गेन। कैपिटल गेन सर, कैपिटल गेन पे मैं टैक्स तो किस साल देता हूं, जिस साल मेरा स्टॉक इन ट्रेड बिका। इसको हमने क्लास में, मेन क्लास में डिटेल में देखा हुआ है। पर सर ट्रांसफर कब हो जाता है, सर ट्रांसफर तो तभी हो जाता है जब कैपिटल एसेट स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट हो गया। तो सर कैपिटल एसेट स्टॉक इन ट्रेड में कब कन्वर्ट हो गया, नवंबर 2023 में। और वो स्टॉक इन ट्रेड कब बिका, सितंबर 2024 में, यानी कि 23 जुलाई 24 के बाद तो स्टॉक इन ट्रेड बिका है। 23 जुलाई 24 के बाद स्टॉक इन ट्रेड बिका, लेकिन ट्रांसफर तो उससे पहले ही हो चुके हैं नवंबर 2023 में। तो सर अगर इस केस में मैं लॉन्ग टर्म गिनूं तो लॉन्ग टर्म एसेट हुआ मेरा कैपिटल गेन 4.5 लाख फेयर मार्केट वैल्यू होती थी जो उस दिन, वही मैं अपनी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेता था। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 50,000, इसको इंडेक्सेशन कर रहा है और इस पे, इस गेन पे जो बचेगा मेरा, उस सर गेन पे मैं टैक्स भी कितना दूंगा, 20% के हिसाब से दूंगा, ना कि 12.5% के हिसाब से। ये कंफ्यूज ना होना बिल्कुल भी, क्योंकि सर 23 जुलाई 2024 के बाद तो स्टॉक इन ट्रेड बिका है। 23 जुलाई 24 के बाद तो स्टॉक इन ट्रेड बिका है। कैपिटल एसेट मेरा ट्रांसफर कब हो गया था, उससे पहले। कैपिटल गेन का चार्जिंग सेक्शन हमने क्लास में क्या करा था, सेक्शन 45, उसमें चार्जिंग सेक्शन में क्या लिखा था, कैपिटल गेन कब हो जाता है, जब ट्रांसफर, ट्रांसफर वर्ड, यहां सर ट्रांसफर तो पहले ही हो गया। हाँ टैक्स इसी साल लग रहा है, वो अलग बात है, ये एक्सेप्शनल केस था। क्लियर है बच्चे, बड़े आगे, चलो आगे बढ़े। लग रहा है ना आप कैपिटल गेन में, ये चाहे रेट वाले चेंजेस, ये ऐसे ही छोटे चेंजेस नहीं है, ये आपको याद भी रखने हैं। अच्छा चलो इसी बात पे पहले एक और इसका एक एग्जांपल देखें, आ जाओ। ये तो आपने कर लिया था कि अब सेम सेम कर रहे हैं, तो सेम सेम ही, उससे पता लग जाए हमें एग्जैक्टली करना क्या है। चलो आ जाओ, ये देखते हैं। मिस्टर सार्थक, ये आपका पेज नंबर है बच्चे, लास्ट के क्वेश्चंस है पेज नंबर 3.472 ऑफ न्यू बुक, और पुराने बच्चे अपने बैक क्वेश्चंस पे आके ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन खोलिए। इसमें क्या लिखा है, मिस्टर सार्थक एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद मिस्टर जय कुमार टू सेल हिज रेजिडेंशियल हाउस। एक तो क्योंकि रेजिडेंशियल लैंड और बिल्डिंग और बोथ था, मिस्टर सार्थक इंडिविजुअल भी है। हाउस लोकेटेड एट कानपुर ऑन 16/8/2024, एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट किस दिन एंटर हुआ, 16/8/2024 को, यानी कि 23 जुलाई 2024 के बाद ये हुआ है। फॉर रुपीज 1.5 करोड़। The sale proceeds were to be paid in the following manner: 20% through account pay bank draft on the date of agreement। ये क्यों देखना जरूरी था, सर अगर ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट कुछ भी अमाउंट मुझे बैंक में आई है, तो मैं एसडीवी किस दिन की लेता था, ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट की ही लेता था। तो 60% ऑन द डेट ऑफ पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, बैलेंस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द रजिस्ट्री।
Mr. Jayakumar handed over the possession of the property on 15 December 24, and the registration process was completed on 14/1 2025. He paid the sale proceeds as per the sale agreement. वैल्यू डिटरमिन एसडीवी दी हुई है, 16/8 की दी हुई है, 15/12 की दी हुई है और 14/1 की। हमने तो यही ले लेनी है क्योंकि सर इस दिन क्या हुआ था, एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट के दिन कुछ भी पैसा अगर बैंक रूट के थ्रू आ गया होता है तो मैं ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट वाली ले लेता हूँ। ये हमने करा हुआ है, मेन क्लासेस में पढ़ा हुआ है सब। सर मिस्टर सार्थक एक्वायर्ड द रेजिडेंशियल हाउस ऑन 1/4/2001 फॉर 30 लाख। सर 30 लाख में खरीदा था। एक्वायर कब हुआ है? 23 जुलाई 2024 से पहले एक्वायर हुआ है। After recovering the sale proceeds from Jayakumar, he purchased two residential houses, one in Kanpur for 20 lakhs। 54 की सर एग्जेम्पशन मिल सकती है सेक्शन 54 में। हमने अगर रेजिडेंशियल घर बेचा होता है तो रेजिडेंशियल घर ही खरीद लेते हैं तो एग्जेम्पशन मिलती है सर। लेकिन दो घरों की कब तक मिलती है? अगर मेरा जो गेन है वो 2 करोड़ से नीचे हुए तो ही मैं दो घर की ले सकता हूं। इसने एक घर खरीदा 20 लाख का, दूसरा घर खरीदा 35 लाख का। कह रहे हैं कंप्यूट दी इनकम। क्वेश्चन में तो सिर्फ यही पूछा है, कंप्यूट दी इनकम चार्जेबल अंडर दी हेड कैपिटल गेन। इसका सॉल्यूशन देखें, आ जाओ बच्चों। तो इसमें सर पहले एक्चुअल सेल कंसिडरेशन कितनी थी? 1.5 करोड़ की। मुझे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कंपेयर करना है, पर कौन सी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से? ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट। तो सर इसमें मैं क्या करता था, एक्चुअल कंसिडरेशन का 110%, वो कितना आ जाएगा? 1 करोड़ 65 लाख। अभी भी एक्चुअल कंसिडरेशन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है तो सर मेरी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या रहती थी? 1 करोड़ 70 लाख। सर माइनस, चाहे ये लॉन्ग टर्म है सर, लेकिन माइनस में क्या करता हूं? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। रीजन बीइंग ये ट्रांसफर कब हुआ है? 23 जुलाई 2024 के बाद। तो सर सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करिए, 30 लाख आ गया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 करोड़ 40 लाख का। सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 करोड़ से नीचे है तो मैं दोनों घर की एग्जेम्पशन वंस इन लाइफ टाइम ले सकता हूं। तो 55 लाख की, 55 लाख की 20 मैंने एग्जेम्पशन ले ली। तो सर मेरा गेन कितना आ गया? 85 लाख। सर इस पे ना इन्होंने सिर्फ गेन पूछा था, पर अगर टैक्स होता तो सर इस गेन पर मैं पहले तो 12.5% टैक्स लगाता। फिर सर मैं इधर इंडेक्सेशन कॉस्ट कर देता, जो भी मेरी इंडेक्सेशन कॉस्ट आती उस पे गेन बचता। इसमें से सेम 55 लाख माइनस करता, क्योंकि एग्जेम्पशन में कोई चेंज नहीं आया, एग्जेम्पशन में सेम है। यहां पे सर पहले मैं इंडेक्सेशन भी करता, क्योंकि कंपेयर करता 20% से टैक्स ज्यादा आ रहा है कि 12.5% से टैक्स ज्यादा आ रहा है, पर अपनी इनकम में, टोटल इनकम में तो यही वाली इनकम लेके जाता, क्योंकि टोटल इनकम में कुछ नहीं, सिर्फ टैक्स के लिए चेंज है, और वो भी इंडिविजुअल और एचयूएफ। मिस्टर सार्थक इंडिविजुअल ही है, और लैंड और बिल्डिंग और बोथ एसेट होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी और एसेट की कैटेगरी के लिए ये बेनिफिट नहीं दिया गया है। तो सर यहाँ पे सपोज मान लो इंडेक्सेशन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मेरी आ जाती 90 लाख, तो मेरा गेन कितना रह जाता सर? ओनली 80 लैक्स। यहाँ पे सर 55 लैक्स माइनस करते, तो 55 लैक्स माइनस करते तो कितना रह जाता? 25 लाख। सर 25 लाख के ऊपर मैं लगाता 20%, जो भी लोअर आता उसके अकॉर्डिंग मैं क्या दे देता? टैक्स। इन्होंने नोट में ये जरूर लिख दिया, इट मे बी नोटेड दैट सिंस सार्थक हैज ट्रांसफर्ड रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ऑन और आफ्टर 23rd July which was acquired before the said date, he can opt to pay tax at the rate of 20% on LTCG computed with indexation or 12.5% on LTCG computed without indexation, whichever is beneficial to him। बोला इतनी सी बात समझ आई? तो इसीलिए डेट याद रखनी जरूरी है, क्वेश्चन में अब और ध्यान से पढ़ना जरूरी है। पहले तो हम साल पढ़ते थे, साल हो गया तो बहुत वेरी गुड, पर अब साल के साथ हमें डेट पढ़ना बहुत जरूरी है। क्लियर? सर आ जाओ पीरियड ऑफ होल्डिंग में आ जाओ। पुराने टाइम में सर जो पढ़ते थे, आज की डेट में भी सेम प्रोविजन ही है, पर ये अब हो गया इफ ट्रांसफर टेक्स प्लेस बिफोर 23rd July 2024। पुराने बच्चे 3.361 पेज खोल सकते हैं। जो हमने सेम पढ़ा था 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने, वो आज की डेट में भी रेलेवेंट है। Securities other than unit listed in a recognized stock exchange, unit of equity oriented fund, जीरो कूपन बॉन्ड, यूनिट ऑफ यूटीआई, इनके लिए 12 महीने था। अनलिस्टेड शेयर्स, लैंड और बिल्डिंग और बोथ के लिए 24 महीने था। अनलिस्टेड सिक्योरिटीज, अदर कैपिटल एसेट के लिए 36 मंथ्स था। अदर कैपिटल एसेट मींस फॉर एग्जांपल फिजिकल गोल्ड आ गया, क्योंकि वो कहीं नहीं फॉल कर रहा, उसको अगर बेच रहे हैं वो लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म है, तो हम ऐसे देखते थे। पर सर इफ ट्रांसफर टुक प्लेस ऑन और आफ्टर 23rd July 2024, तो सर आपको मैंने बताया दो कैटेगरी रहेगी, 12 महीने, 24 महीने।
12 महीने किसके लिए सर? जीरो कूपन बॉन्ड पहले भी था, जीरो कूपन बॉन्ड अब भी है। यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, यूनिट ऑफ यूटीआई पहले भी था अब भी है। सर ये क्या होते हैं इक्विटी ओरिएंटेड फंड? हमने अच्छी तरह करे थे, 65% वाली रेशियो सब प्रॉपर क्लियरली करा था क्लास में। वो मेन क्लासेस आप दोबारा एक बार देख लेना अगर किसी को भूल गया है। सर सिक्योरिटीज लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, सर पहले अदर देन यूनिट था, अब अदर देन यूनिट हटा दिया है। मींस अब अगर कोई कोई भी यूनिट लिस्टेड है उसके लिए तो 12 महीने ही देख रहा है, पर यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, सर ये अलग से क्यों लिखा है बच्चे? ये चाहे लिस्टेड है, क्योंकि इनके साथ लिस्टेड वर्ड लिखा ही नहीं, ये चाहे अनलिस्टेड है, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, यूनिट्स ऑफ यूटीआई वेदर लिस्टेड और वेदर अनलिस्टेड, उनके लिए हमेशा ही 12 महीने देखना है अपने पीरियड। और सर इसके अलावा और कोई भी एसेट है, कोई भी एसेट है अदर कैपिटल एसेट के लिए 24 महीने। सरकार ने सिंप्लीफाई करा है, पर हाँ आपके अटेम्प्ट के लिए सिंप्लीफाई इतना ज्यादा हुआ नहीं, क्योंकि आपको तो दोनों लिमिट्स याद रखनी है। 23 जुलाई 2024 से पहले पुरानी लिमिट तो याद रखनी ही रखनी है आपके लिए, तो बल्कि काम बढ़ गया कि 23 जुलाई 2024 के बाद वाली लिमिट्स भी याद रखनी है। कंफ्यूज ना हो जाए, तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आप इसमें अच्छे होते रहोगे। तो पहले वाली लिमिट सेम है, नो चेंज। अब सर 23 जुलाई ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024 के बाद लिमिट सिंप्लीफाई हुई है, 12 महीने और 24 महीने। 12 महीने भी लिस्टेड सिक्योरिटी, सिक्योरिटी सर बॉन्ड डिबेंचर शेयर्स, लिस्टेड सिक्योरिटीज इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड यूटीआई वेदर लिस्टेड और अनलिस्टेड, जीरो कूपन बॉन्ड्स इनके लिए तो 12 महीने है। 12 महीने से ज्यादा रखा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, 12 महीने से कम रखा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, और अदर कैपिटल एसेट के लिए 24 महीने। लेकिन सर कुछ एसेट्स हमेशा हमेशा शॉर्ट टर्म होंगे, जो लिखवाया उधर था वो क्या था? यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स एक्वायर्ड ऑन और आफ्टर 1/4, यूनिट्स ऑफ स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड एक्वायर्ड ऑन और आफ्टर 1/4/2023, मार्केट लिंक डिबेंचर्स पहले सिर्फ यही थे, अब क्या ऐड हो गया? अनलिस्टेड बॉन्ड्स, अनलिस्टेड डिबेंचर्स विच इज ट्रांसफर्ड और रिडीम और मेच्योर ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024। ये हमेशा ही शॉर्ट टर्म होंगे, हमेशा 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 ही क्या होंगे? शॉर्ट टर्म होंगे। अंडरलाइन वगैरह कर लिया करो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड ऑफ होल्डिंग। हमें इसमें पीरियड ऑफ होल्डिंग एज सच कुछ देखना ही नहीं है। बोलो बच्चे, इतनी सी बात समझ आई? इसमें तो कोई डाउट नहीं सर। बाकी तो हमारा जो रेट्स मैंने आपको पहले ही बताए वही है। अब मेन सर इधर आ जाओ, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट पेज 3.369 आ जाओ। पुराने बच्चे पेज 3.367 खोल लेंगे, नए बच्चे 3.369 खोल लेंगे। इसमें और डिटेल में बता दिया है, उधर वो चार्ट है, बस वही चार्ट को, इफ ट्रांसफर टुक प्लेस बिफोर 23 जुलाई 2024, सर पहले क्या था? ये था। सर इफ ट्रांसफर टुक प्लेस आफ्टर 23 जुलाई 2024 क्या है? ये प्रोविजन हो गया, बस उसको दोबारा से हमने इलेबोरेट कर दिया। और सर ये वाले एसेट तो हमेशा ही हमेशा ही हमेशा ही क्या होंगे? शॉर्ट टर्म होंगे। बोलो इतनी सी बात क्लियर है? चलो फिर हम एक और अच्छे इंटरेस्टिंग उस पे सेक्शन पे आते हैं। सेक्शन 46A। आ जाओ बच्चे, पुराने बच्चे पेज 3.378 खोल लो अपनी बुक्स का, और नई बुक का है पेज नंबर 3.381। 3.381 ये हमने करा था कैपिटल गेन ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स और स्पेसिफाइड सिक्योरिटी। सर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज में क्या आ जाता था? वो ईसॉप वगैरह आ जाता था ना बच्चे। कैपिटल गेन में हम वो ईसॉप वगैरह पढ़ते थे। सर इस केस में क्या हुआ? इन केस ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स इफेक्टेड बिफोर 1/10/2024, कैपिटल गेन इन केस ऑफ शेयर्स इफेक्टेड बिफोर 1/10/2024। सर बिफोर वाले में तो चेंज ही नहीं है, बिफोर वाले में जो पहले प्रोविजन था वही अब है। अगर आप पुराने टेबल में क्या, पुरानी बुक्स में चार्ट भी दिया हुआ था पेज 3.379 में, उसमें हमने कहा था अगर बायबैक ऑफ शेयर्स करती है बाय डोमेस्टिक कंपनी, उसमें डोमेस्टिक कंपनी तो टैक्स पे करती है। कितना टैक्स पे करती थी? 20% टैक्स था, इसके ऊपर 10% सरचार्ज जोड़ते थे, जो कि 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से जोड़ते थे। इफेक्टिव रेट कितना बन जाता था? 23.296% मेरा इफेक्टिव टैक्स रेट बन जाता था। आज भी अगर बिफोर 1/10/2024, इधर डेट 23 जुलाई नहीं है, इधर अब गवर्नमेंट अब ये क्या कर सकते हैं? बजट लाई, उसने बजट में इसकी डेट ही 1/10/2024 बोल दी। तो सर उन्होंने बोला डोमेस्टिक कंपनी अगर अपने शेयर्स बाईबैक करती थी 23 जुलाई 2024 नहीं है यहाँ पे डेट, यहाँ पे डेट है 1/10/2024 से पहले। हाँ अब ये क्या करें बच्चे, डेट तो ये याद रखनी पड़ेगी आपके लिए, तो काम बड़ा ही है मैं कह रहा हूँ इस साल में, क्योंकि बीच में डेट्स आई हैं तो आपके लिए तो
काम बड़ा ही बड़ा, पर्टिकुलरली कैपिटल गेन टॉपिक में। तो आज भी सेम प्रोविजन है, डोमेस्टिक कंपनी टैक्स पे कर देती थी कितना, और इन दी हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स वो क्या होता था, शेयर होल्डर के हाथ में होती थी वो एग्जेप्ट। पर सर ये बहुत बड़ा चेंज है, अब 1/10/2024 के बाद उन्होंने क्या बोला, कहते हैं अगर डोमेस्टिक कंपनी शेयर्स बाय बैक कर रही है, चाहे लिस्टेड शेयर्स बाय है चाहे अनलिस्टेड है, ऑन और आफ्टर 1/10/2024, इधर अमेंडमेंट बड़ा बड़ा लिख लेना। तो सर क्या हो गया, जो भी अमाउंट डोमेस्टिक कंपनी ने बाय बैक करने के लिए शेयर होल्डर को दी, उसके हाथ में पता है क्या मान लेंगे, डीम्ड डिविडेंड। उसके हाथ में क्या मान लेंगे, डीम डिविडेंड। पहले क्या हो रहा था सर, 1/10/2024 से पहले जब भी एक डोमेस्टिक कंपनी अपने शेयर्स बाय बैक कर रही थी, चाहे वो शेयर्स लिस्टेड है चाहे वो शेयर्स अनलिस्टेड है, तो डोमेस्टिक कंपनी टैक्स दे रही थी और शेयर होल्डर के हाथ में वो एग्जाम था, उसको कुछ भी टैक्स नहीं लग रहा था। पर 1/10/2024 के बाद अगर बाय बैक हुआ है, तो सर डोमेस्टिक कंपनी नहीं कोई टैक्स पे करी, शेयर होल्डर एक तो टैक्स पे करेगा। सर शेयर होल्डर कहाँ टैक्स पे करेगा, कहते हैं जितनी भी अमाउंट कंपनी ने बायबैक के लिए दी, तो शेयर होल्डर्स के हाथ में वो डीम डिविडेंड मान लेंगे। सर डीम डिविडेंड, सर डिविडेंड तो आपने पढ़ाया था अदर सोर्सेज में जाता है, बिल्कुल जाता है सर। अदर सोर्सेज में भी आपने कुछ डीम डिविडेंड बताया था, बिल्कुल बताया था सर, लेकिन वहां तो आपने डीम डिविडेंड के सेक्शन बताए थे। सर कौन कौन से सेक्शन बताए थे सर, वहां बताया था 222A, 222B, 222C, 222D, 222E। सर ये तो अदर सोर्सेज में आपने अच्छी तरह बताए थे, तो कोई बात नहीं, सरकार ने एक और सेक्शन ऐड कर दिया 222F। कहते हैं अगर कोई कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी अपने शेयर्स बायबैक कर रही है, तो शेयर होल्डर को जो भी पैसा मिला वो उसके हाथ में क्या मान लेंगे, डीम डिविडेंड मान लेंगे, और वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा। सर ओके, पर सर शेयर होल्डर के पास से शेयर्स तो गए, बिल्कुल गए। तो सर शेयर्स गए तो उसका कैपिटल एसेट चले गया, सर बिल्कुल चले गया। सर आपने कैपिटल गेन के चार्जिंग सेक्शन 45 में क्या बताया था कि अगर ट्रांसफर हो रहा है और कैपिटल एसेट है तो कैपिटल गेन लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा बच्चे। तो सर कैपिटल गेन कैलकुलेट हम कैसे करते हैं, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ट्रांसफर, नेट सेल कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो सर इसमें फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन क्या आएगी, क्योंकि सर जो भी कंपनी ने पैसा दिया उसको मैं फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन अब नहीं ले सकता, क्योंकि वो तो अदर सोर्सेज में डीम डिविडेंड मान लिए, तो डबल टैक्सेशन थोड़ी करेंगे। तो कोई बात नहीं बच्चे, इधर फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन 0 मान लो, क्योंकि जितना भी पैसा मिला वो तो अदर सोर्सेज में डीम डिविडेंड मान लिया ना। तो कैपिटल गेन के लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन 0 मान लो, एक्सपेंडिचर मान लो कुछ नहीं था, तो नेट सेल कंसीडरेशन 0, लेकिन कॉस्ट तो थी, जितने में भी वो मैंने शेयर्स खरीदा था वो कॉस्ट आ गई। तो सर अगर कॉस्ट आ गई तो ये तो मेरा लॉस आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। लॉस को आप उसी साल सेट ऑफ कर लो या कैरी फॉरवर्ड कर लो, वो हम सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड टॉपिक बढ़ चुके हैं, आपको पता ही है कैसे कैसे करना है। डिफरेंस समझ आया। तो चलो, इन केस ऑफ बाय बैक ऑफ शेयर्स ऑन और आफ्टर 1/10/2024 बाय अ डोमेस्टिक कंपनी, द सम पेड बाय अ डोमेस्टिक कंपनी फॉर परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर्स would be treated as dividend and taxable under the head income from other sources in the hands of shareholder। और उधर ना हमने अदर सोर्सेज में 57 में पढ़ा था, कुछ डिडक्शन भी मिलती है डिविडेंड की, कुछ हमने इंटरेस्ट की 20% तक पढ़ा था, पर इसके लिए नो डिडक्शन फॉर एक्सपेंसेस वुड बी अवेलेबल अगेंस्ट सच इनकम। एंड जो आपको बताया एज पर सेक्शन 46 से 46 कौन सा सेक्शन है जो हम पढ़ रहे हैं, बाईबैक वाला, इसमें कहते हैं कैपिटल गेन के लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लोगे, नील वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन received by a shareholder on buyback of shares by a domestic company would be nil। यानी कि लिखना है, लिख लो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, लिख लो इधर नील, माइनस एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ट्रांसफर जो भी होंगे, मान लो अभी के लिए 0 है, तो नेट सेल कंसिडरेशन आ गई 0। तो कहते हैं जितना भी डिफरेंस होएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन का, वो तो 0 है, जितनी भी कॉस्ट थी वो माइनस करेंगे तो मेरा हमेशा क्या आ जाएगा, लॉस ही आ जाएगा। और ये लॉस को मैं क्या कर सकता हूँ, सेट ऑफ, ये आ जाएगा हमेशा लॉस, यहाँ सर्कल कर लो। और इस लॉस को हम सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, जो जो भी अभी तक हमने रूल्स पढ़े हैं उनके अकॉर्डिंग। बोलो बच्चे, इतनी सी बात क्लियर है, कोई डाउट इसमें। हम स्लो चल रहे हैं, साथ में एग्जांपल्स को भी देख रहे हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा बढ़ जाए। ये कैपिटल गेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाँ, पर इसको आपको प्रैक्टिस तो और ज्यादा करना ही पड़ेगा। चलो 46 के बाद हमने एक 47 पढ़ा था, ट्रांजेक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर।
ट्रांजेक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। सर इस पे पता है क्या छोटा सा चीज आया है? पॉइंट टू जो हम पहले पढ़ते थे, पहले क्या लिखा हुआ था? गिफ्ट विल और एन इररेवोकेबल ट्रस्ट, बस यहां तक कि किसी भी पर्सन ने किसी को गिफ्ट दे दिया तो वो ट्रांसफर ही नहीं कहलाता था। पर अब उन्होंने कह दिया किसी भी बंदे ने नहीं, ये ऐड कर दिया बाय इंडिविजुअल और एचयूएफ। अ गिफ्ट विल और एन इररेवोकेबल ट्रस्ट बाय इंडिविजुअल और एचईएफ। अगर सिर्फ इंडिविजुअल ने ही किसी को गिफ्ट दिया है या एचईएफ ने ही गिफ्ट दिया है या इंडिविजुअल ने अपनी विल में किसी को दिया है तो ही वो ट्रांसफर नहीं कहलाएगा। अगर कंपनी ने किसी को गिफ्ट दे दिया तो कंपनी के ये तो वो ट्रांसफर हुआ ही हुआ। अब ये इंडिविजुअल और एचईएफ वर्ड यहाँ पर ऐड हो गए। क्लियर? ये बताया पुराने लॉ में ऐसा होता था, अब ये नया ऐसा हो गया है। और ये पूरे साल के लिए एप्लीकेबल है, ये बीच से डेट से नहीं, ये पूरे साल के लिए एप्लीकेबल है। बोलो बच्चों, बात क्लियर? बढ़े आगे? चलो आगे आ जाओ। यहाँ पे आ जाओ 3.392 पे नई बुक के, और पुराने बच्चे आ जाओ 3.390 पर। 3.390 पुरानी बुक का पेज नंबर। सर उसमें हम देखते थे कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स में लिखा होता था। सर कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स में लिखा था जनरली इन्फ्लेशन करनी है, पर अब लिखा हुआ है कि अगर तो ट्रांसफर प्लेस टुक प्लेस बिफोर 23 जुलाई 2024 तो ही इंडेक्सेशन करनी है, नहीं तो इंडेक्सेशन नहीं करनी। ये इधर टेबल देके बताया है कि अगर बिफोर 23 जुलाई 2024 होते थे तो क्या हम इंडेक्सेशन करते थे? सर बॉन्ड्स और डिबेंचर्स चाहे वो लॉन्ग टर्म होते थे, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स में हम इंडेक्सेशन नहीं करते थे। पर सर कौन से बॉन्ड्स में कर देते थे? एक्सेप्शन थी कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, ये हमने अच्छी तरह करा था, इनमें तो हम इंडेक्सेशन कर ही देते थे। सर डेप्रिशिएबल एसेट, यूनिट्स ऑफ स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड और मार्केट लिंक, सर इसमें इंडेक्सेशन करते थे। सर इसमें नो नहीं लिखोगे, इसमें सर नॉट एप्लीकेबल इसलिए लिख रहे हैं। इंडेक्सेशन हम हमेशा वहां करते थे जहां लॉन्ग टर्म हुए, पर सर ये एसेट्स तो हमेशा ही शॉर्ट टर्म होते थे चाहे इनका पीरियड ऑफ होल्डिंग जो मर्जी होए। सर इक्विटी शेयर्स ऑन विच एसटीटी इज पेड बोथ एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन एंड ट्रांसफर, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड और यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट ऑन विच एसटीटी इज पेड एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर। सर क्या इसमें इंडेक्सेशन करते थे? नहीं, चाहे ये लॉन्ग टर्म होते थे पर ये 112 ए में फॉल करते थे। पुराने टाइम में इसमें टैक्स लगता था 10%, तो इसीलिए इसमें इंडेक्सेशन नहीं होती थी। और अदर लॉन्ग टर्म एसेट, हाँ सर उसमें तो इंडेक्सेशन होती ही होती थी। पर अगर सर ट्रांसफर टुक प्लेस ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024, अब तो नो इंडेक्सेशन। सर अभी तो आपने बताया इंडिविजुअल एचयूएफ है, इंडिविजुअल एचयूएफ है, एसेट ट्रांसफर हुआ है, लैंड और बिल्डिंग और बोथ एसेट एक्वायर हुआ था 23 जुलाई 2024 से पहले, तो सर उसमें इंडेक्सेशन कर सकते हैं। हाँ बच्चे वो कंपेयर सिर्फ टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए उसको हम कंपेयर कर लेंगे, पर इनकम में तो विदाउट इंडेक्सेशन ही जाएगी। सर उससे क्या फर्क पड़ेगा अभी आपको बताया। उससे क्या फर्क पड़ेगा? सर इनकम अगर मेरी ज्यादा आ रही है, सपोज अभी हमने जो एग्जांपल लिया था 1 करोड़ का एसेट बेचा और 40 लाख में ही खरीदा था, तो इनकम में तो 60 लाख ही जाएंगे। पर सर 60 लाख के ऊपर तो 12%, 12.5% के हिसाब से टैक्स बनता है 7.5 लैक्स। और अगर मेरा इंडेक्सेशन करके टैक्स कम आता है तो मैं टैक्स कम ही देता हूँ। और सर ये क्या कई बार हो सकता है इंडेक्सेशन करके तो कॉस्ट आ जाती थी 1.2 CR, तो सर पुराने टाइम में तो जो ये 20 लाख का लॉस है मैं कैरी फॉरवर्ड करता था। पर अब तो सर मुझे लेना ही एक्चुअल, अगर यहाँ पे 40 लाख है 40 लाख माइनस करके गेन ही लेना है। यहाँ पे अगर हाँ कॉस्ट कई बार एक्चुअली में ज्यादा होती है, मैंने खरीदा ही 1 करोड़ 40 लाख का होता, तो यहाँ पे लॉस आ जाता 40 लाख, तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता। पर इंडेक्सेशन करने के कारण जो लॉस आ रहा है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होएगा अगर एसेट ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024 मेरा गया है, ट्रांसफर हुआ है। बोलो बच्चे, बात क्लियर? ये सारा कैपिटल गेन के बारे में कि सर उसमें हम कर सकते हैं 20% भी और 12.5% भी, जो लोअर आया उसके अकॉर्डिंग करेंगे। सर ये इंडेक्सेशन जो नंबर आपने बताए थे 24-25 का, फिर ऐड ही क्यों करा है जबकि इंडेक्सेशन तो आप कह रहे हो 24-25 में मिलनी नहीं? मैंने कब कहा नहीं मिलनी? पहली बात तो दोनों देखने हैं, और अगर एसेट ट्रांसफर 23 जुलाई 2024 से पहले हुआ है तो इंडेक्सेशन लगानी ही लगानी है। और सर 23 जुलाई 2024 के बाद भी हुआ है और वो लैंड और बिल्डिंग और बोथ है, उसमें भी मैं देख सकता हूँ अगर इंडिविजुअल रेजिडेंट इंडिविजुअल या एचजीएफ ने करी है तो सर उसमें भी इंडेक्सेशन लगा के अगर टैक्स कम आ रहा है तो मुझे वो देना ही देना है। बोलो बच्चे, इतनी सी बातें क्लियर हो रही हैं? कोई डाउट?
चलें आगे, बढ़ लें। चलो सर इधर भी पेज नंबर आओ 3.396 पे। सर इधर भी जो 49 वन है जिसमें हम कॉस्ट असर्टन करते थे, यहां भी अंडर अ गिफ्ट और विल बाय एन इंडिविजुअल और एचयूएफ आ गया है। इंडिविजुअल एचयूएफ चेंज हो गया, पुरानी बुक्स में इंडिविजुअल एचयूएफ नहीं था, लिखा हुआ है पहले क्या था, बाय एनी पर्सन। एनी पर्सन मींस इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई कंपनी। पर अब सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ आ गया। अप टू 31/3/2024 एनी पर्सन था, अब लेकिन इंडिविजुअल एचयूएफ आ गया। ये आपको इसलिए बताया कि ये डिफरेंस है, ये याद रखना है, इसमें कंफ्यूजन नहीं करनी। क्लियर है पुराने बच्चे? आपका पेज है 3.393, जहां पे ये आपको चेंज करना है। नई बुक का है पेज नंबर 3.396। बोलो क्लियर है? चलो, बेनिफिट ऑफ ये इंडेक्सेशन कॉस्ट हमने पढ़ी थी ना, कि असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट इन स्पेसिफाइड सर्कमस्टेंसेस, अच्छी तरह ये क्लास में हमने 49 सेक्शन करा था। इसमें भी सर बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन वही बताया हुआ है, द बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन विल बी अवेलेबल फॉर द कैपिटल एसेट विच आर ट्रांसफर्ड बिफोर 23 जुलाई 2024। ये हमने सिर्फ यहाँ पे एड ऑन करा है, क्योंकि ये लॉ ने हमारा एड ऑन कर दिया, तो हमें तो इसको एड ऑन करना ही करना है। चले बच्चे बोलो आगे बढ़े, ये समझ आ रहा है, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम इसको स्लो स्लो चल रहे हैं। बाकी प्रोविजन तो सेम है आपको, लेकिन हम बाकी प्रोविजन क्लियर होंगे तो ही आप इस लेक्चर को और अच्छी तरह समझ पाओगे। नहीं तो आधे तो अगर प्रोविजन ही नहीं क्लियर, कुछ मैं बात बोलूंगा आपको याद ही नहीं आएगा। आप सोचोगे सर ने ये बताया था, अच्छा हमें तो ये याद भी नहीं यार। क्लियर है ना? तो चलो आ जाओ, अब एक पुराने बच्चे आ जाओ 3.404 पेज नंबर पे, और नए बच्चों के लिए 3.408। ये क्या सेक्शन था? ये कहते थे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की समरी थी। इस समरी में पॉइंट फिफ्थ पे एनी अदर कैपिटल एसेट में, सर यहां भी इन्होंने ये जो इंडिविजुअल और एचयूएफ है गिफ्ट वाले पे, ये ऐड ऑन कर दिया। ये नए बच्चे भी यहाँ पे अमेंडमेंट के तौर पे लिख सकते हो कि ये अमेंडमेंट हुई है, पुराने बच्चे भी इसको ऐड ऑन करके अमेंडमेंट जरूर लिख लेना कि ये मेरी चीज अमेंडमेंट हुई है। सर अभी अभी मैंने आपको बताया कौन से एसेट है जो हमेशा ही शॉर्ट टर्म होंगे। सर पुराने टाइम में तो आपने बताया था डेप्रिशिएबल कैपिटल एसेट, स्पेसिफाइड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, मार्केट लिंक डिबेंचर। सर पहले तो ये बताया था, आज आपने दो चीजें और बता दी, अनलिस्टेड बॉन्ड्स और अनलिस्टेड डिबेंचर्स। सर ये भी हमेशा शॉर्ट टर्म होंगे। एक तो मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवाई दिया है, तो सर ये बुक में कहीं नहीं लिखा हुआ था ऑफिशियली, क्यों नहीं लिखा हुआ था? हमने देखा तो था ऑफिशियली भी बुक में लिखा हुआ है। सेक्शन नंबर बोलो इसका जल्दी जल्दी, सेक्शन नंबर 50AA। सर पहले इधर था यूनिट्स ऑफ स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड्स एक्वायर्ड ऑन और आफ्टर 1/4/2023 एंड मार्केट लिंक डिबेंचर्स। पर अब सर ये एड ऑन हो गया अनलिस्टेड बॉन्ड अनलिस्टेड डिबेंचर्स विच इज ट्रांसफर्ड और रिडीम और मेच्योर ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024। सर ये भी हमेशा क्या होंगे? शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड ऑफ होल्डिंग, या कहीं भी और एक्ट में कुछ मर्जी लिखा है, ये हमेशा शॉर्ट टर्म ही होंगे, बिकॉज सेक्शन 50AA विल हैव एन ओवरराइडिंग इफेक्ट। ओवरराइडिंग मींस लॉ में और कहीं भी कुछ भी लिखा है, ये वाला एक्ट प्रिवेल करेगा ही करेगा, ये वाला जो सेक्शन है वो प्रिवेल मेरा करेगा ही करेगा। क्लियर है? सर ये तो आपने बता दिया। अभी आपने जो पहले बता रहे थे कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाला, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A, सर पहले क्या रेट था? 15%। सर अब क्या रेट हो गया? अभी तो बताया आज क्लास की स्टार्टिंग में, जल्दी बताओ। सर अब रेट 20% हो गया। तो सर ये अब लिखे कहाँ है? सर खुद के सेक्शन में ही लिखे हैं। कौन सा पे नंबर हमने करा था? 111A का। पुरानी बच्चों का है 3.436, नए बच्चों का पे नंबर क्या है? 3.44। नए बच्चों का पेज नंबर है 3.440। तो सर ये कौन सा सेक्शन था? 111A। कब लगता था? इन केस ऑफ इक्विटी शेयर्स इन अ कंपनी, यूनिट्स ऑफ इक्विटी, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट और यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड। सर पहले बिफोर 23 जुलाई 2024, आज भी सेम रेट है 15%। ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024 रेट क्या हो गया है? 20%। सर और वो 112 वाला, तो सर 112A वाले की फिर से ये समरी बनाई हुई है, सेम चीज जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो सर ये तो ठीक है। 112A वाला बता दो, 112A वाला आ जाओ बच्चे, इसमें क्या है? 112A वाला आ जाते हैं। सर ये रहा 112A वाला। सर पहले 10% था, अब 12.5% हो गया। यहाँ पे अब क्यों लिख दिया 1.25? सर पहले चाहे 1 लाख था, पर अब तो पूरे साल की ही लिमिट मुझे क्या देखनी है?
1,25,000 देख लिया। प्रीवियस ईयर की टोटल कैन नॉट एक्सीड 1,25 इसलिए लिखा है, कई बच्चे पहले कहते हैं 1 लाख प्लस 1,25 और 2,25 लिमिट होगी, नहीं, ऐसा नहीं है। लिमिट अभी भी सेम है, 1,25,000 पूरे साल की देखनी है। सर पूरे साल में से बाइफरकेट कैसे करनी है, पहले इसमें से करूं कि पहले इसमें से करूं, ये लॉ ने क्लियर नहीं बोला है। जब तक क्लेरिफिकेशन नहीं आती हम इसमें से ले सकते हैं, क्योंकि पहले एग्जेम्पशन अगर इस 12.5% वाले में से दे देंगे तो बचा हुआ जो टैक्स है वो 10% का लगेगा, तो उससे मेरा टैक्स कम आएगा। बोलो बच्चे, क्लियर है? मेजर अमेंडमेंट सर क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट में होगी। पहले हम शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैसे क्लासिफाई करते थे, उसके लिए 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने देखते थे। अब 23 जुलाई के बाद दो ही रह गई हैं, 12 महीने, 24 महीने। सर इन जनरल जब प्रीवियस ईयर 25-26 आ जाएगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, जिस दिन प्रीवियस ईयर 25-26 रेलेवेंट हो गया उनके लिए तो ये इजी हो जाएगा, उनको एक ही चीज याद रखनी होगी। हाँ नहीं, कुछ कुछ दो भी याद रखनी होगी, लेकिन कुछ कुछ एक ही याद रखनी होगी। पर आप टेक्निकली लॉ मेकर ने इजी बनाना चाहा, पर जो ये बीच में आप डेट्स भी ला दी, तो टेक्निकली आपको पुराना प्रोविजन भी याद रखना है, पुराना तो याद रखना ही रखना है, और नया भी याद रखना है विद डेट्स की कब से चेंज हुआ। तो क्वेश्चन में पहले तो हमें सिर्फ साल पढ़ते थे, ओके ये साल ये रूल लगा दो। अब क्वेश्चन में डेट जरूर पढ़नी है, कब ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग मुझे आंसर देना है। बोलो बच्चे, बात क्लियर? तो कैपिटल गेन की अमेंडमेंट्स खत्म, इसको लेकिन बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि लिमिट्स अच्छी तरह विद डेट्स याद हो जाए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में आप गलती ना करके हो। ठीक है बच्चों, चलो, थैंक यू।